प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रवीण गहलोत है और आनंद इंस्टीट्यूट शिगवंश के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जो हमारा वीडियो बना था उसमें हमने पढ़ा था हिंदी वर्णमाला के बारे में। जो दूसरा वीडियो था हमारा उसमें पढ़ा हमने स्वर और व्यंजन, वर्ण विचार के माध्यम से किस प्रकार हम उसको समझ सकते हैं। उसके बाद तीसरा वीडियो बना, उसके अंदर देवनागरी लिपि के संकेत, अगर स्वर है तो उनकी मात्रा कौन कौन सी होगी, किस प्रकार उसको हम समझ सकते हैं। ऐसे कौन कौन से शब्द है जैसे भी, नहीं, उनकी मात्रा किस प्रकार आएगी। और जो हमारा चौथा वीडियो है वो है पद परिचय। उस पद परिचय में आपको ए से लेकर के वाय तक जितनी भी छोटी छोटी परिभाषा है उनकी जानकारी दी गई है। जैसे कि हो जाएगा अपने संज्ञा हो गई, शब्द हो गए, ध्वनि हो गई, पद हो गया। अब आगे चलते हैं अपन लिंग और वचन। जो अपनी क्लास के लिए, जो हमारी 6 क्लास है, 6 क्लास के अनुसार इसका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लिंग की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चले। आसान सी परिभाषा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। पुरुष और स्त्री 2 लिंग होते हैं। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुरुष और स्त्री। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, वो हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी हमें देखना है सिर्फ पुरुष और स्त्री। तो परिभाषा आपको याद करनी है, बिल्कुल आसान सी है। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चले उसे कहेंगे अपन लिंग। क्लियर। अब यहां पे शब्द लिखा है, जो हमने पद परिचय में देखा था कि शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब लिंग के 2 भेद हो गए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की परिभाषा देखते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, पुल्लिंग शब्द कहते हैं। ऐसे जितने भी शब्द हैं, जिन शब्दों को बोलने से या सुनने से पता चलता है कि पुरुषवाचक शब्द है, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा वो। जैसे कि शेर, लेखक, पुत्र, ऐसे बहुत सारे शब्द और हो सकते हैं जो पुरुषवाचक के अंदर, पुल्लिंग के अंदर आएंगे। पुरुष शब्द होगा तो पुल्लिंग के अंदर आएगा, और स्त्री शब्द होगा तो स्त्रीलिंग के अंदर आएगा। अब देखते हैं स्त्रीलिंग, वो की वो परिभाषा है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या देखना है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनको बोलने से या सुनने से हमें पता चलता है कि ये कौन सा शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द है, तो हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। जैसे शेर पुल्लिंग हो गया तो शेरनी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगी। अगर लेखक पुल्लिंग शब्द है तो लेखिका हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग शब्द। पुत्र पुल्लिंग शब्द है, पुत्री हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग शब्द। उसी प्रकार बहुत सारे शब्द, जैसे चूहा पुल्लिंग हो जाएगा, छुइया तो क्या हो जाएगा, अपने स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऐसे तमाम शब्दों को हमें याद करना है, जो हम आगे देखेंगे। तो लिंग इस प्रकार पूरा होता है हमारा। पहले हमने परिभाषा देख ली, उसके 2 भेद देख लिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आगे देखते हैं अपन वचन। क्यों, जहां पर भी हम बोलते हैं वहां पे वचन का बहुत ही ध्यान रखना होता है। एक वचन है तो एक वचन लिखना है, बहुवचन है तो बहुवचन लिखना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा हमको कि जो हिंदी है उसमें कितने वचन होते हैं, 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और जो संस्कृत है उसमें होते हैं हमारे 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जिसकी जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। आज देखते हैं अपन वचन। तो चलिए सबसे पहले वचन की परिभाषा क्या होगी, बिल्कुल आसान सी है। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो, या तो क्या होगा, एक होगा, या क्या होगा, अनेक होगा, बहुत सारा होगा।
लेकिन शब्द के जिस रूप से आपको शब्द देख करके पता चल जाएगा कि वो एक वचन है या बहुवचन है। तो चलिए, वचन के भी कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन की परिभाषा क्या हो जाएगी? देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का बोध होता है। शब्द का जो रूप है, जो शब्द लिखा गया है, उसके अंदर जो संख्या का बोध कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। जैसे अपन लिखेंगे कि जैसे पतंग, पतंग कितना है? एक वचन है। पतंगे तो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। क्लियर? एक वचन की परिभाषा क्या हो जाएगी? शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का बोध हो। संख्या कितनी होनी चाहिए? एक। पतंग एक हो जाएगी, पतंगे बहुत सारी हो जाएगी। कैला संख्या कितनी है? एक। और कैले तो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन बहुवचन। एक वचन में क्या होगा? एक संख्या होगी, बहुवचन में ज्यादा संख्या होगी। कैसे? तो शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में अनेक होने का बोध होता है। बिल्कुल आसान है, दोनों परिभाषा बिल्कुल एक समान है, बस क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें संख्या में एक होने का बोध होगा, जो बहुवचन उसमें क्या होगा? संख्या में अनेक होने का बोध होगा। तो जो एक वचन है, एक वचन के उदाहरण देखते हैं अपन। पतंग उड़ रही है। पतंग कितनी है? एक है। पतंगे उड़ रही है, ऐसा नहीं बोला अपन ने, नहीं तो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। अपन देखते हैं एक वचन, तो होगा पतंग उड़ रही है। तो पतंग क्या है? शब्द है। कौन सा? ये एक वचन शब्द हो जाएगा। उसके बाद लड़की किताब पढ़ रही है। लड़कियां नहीं, क्यों? अगर लड़के बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। अपन कह रहे हैं लड़की, तो लड़की शब्द क्या है? एक वचन है, तो किसका उदाहरण हो जाएगा? एक वचन का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अपन बहुवचन के उदाहरण। पहला उदाहरण क्या है? मछलियां तैर रही है। देखिए, मछली तैर रही है, क्या हो जाएगा? एक वचन। मछलियां क्या हो जाएगा? बहुवचन। तो यहां पे बहुवचन है, तैर रही है, किसका उदाहरण हो गया? बहुवचन का उदाहरण हो गया। आगे है चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चिड़िया, ये जो अर्ध चंद्रमा वाला चिन्ह है, ये बहुवचन का प्रतीक है। जहां पर भी आएगा क्या करेगा? बहुवचन का बोध करवाएगा। तो चिड़िया, चिड़ियाए नहीं होगा, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो चिड़िया बहुत सारी चिड़ियाएं हो जाएगी। इस प्रकार लिंग और वचन हमारा पूरा होता है। आगे देखते हैं कारक। अब देखते हैं कारक। पहले लिंग हो गया, फिर वचन हो गया, अब कारक। क्योंकि बिना कारक हम कुछ भी नहीं समझ सकते। चाहे कोई भी क्लास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो LKG हो या फिर MA BA कुछ भी हो। अगर कितनी भी बड़ी क्लास होगी, तो कारक के ज्ञान के बिना व्यक्ति न तो वाक्य बना सकता है, न बोल सकता है, न सामने वाला उसकी बात को समझ सकता है, चाहे भाषा हो या कुछ भी हो। तो कारक समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कारक के बारे में। सबसे पहले कारक की परिभाषा देखते हैं। बिल्कुल आसान है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए। देखो, संज्ञा हो गई या सर्वनाम हो गया। वाक्य बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? राम जाता है, संज्ञा हो गई। वह जाता है, सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा और सर्वनाम जो है, उसका संबंध किससे होगा? क्रिया से होगा। अगर वाक्य में क्रिया नहीं होगी तो क्या करेंगे भाई? जैसे कि मैंने बोला कि मनोज, क्या समझेंगे अपन? कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, उसमें क्रिया बहुत ही जरूरी है। तो मनोज क्या हो जाएगा? अपना संज्ञा। उसका संबंध किससे होना चाहिए? क्रिया से होना चाहिए। मैं बोल दूं तुम, क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं। तुम हो जाएगा अपना सर्वनाम, पूरा बोलना पड़ेगा। तुम जाके बाजार से सामान लेके आओ। तो जब तक क्रिया से संबंध किसका? संज्ञा का और सर्वनाम का नहीं होगा,
तब तक कारक पूरा नहीं होगा। तो फिर से परिभाषा देखते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसके साथ, क्रिया से जाना जाए। कैसे, आगे देखते हैं। पहले देख लीजिए अपने कारक कितने होते हैं, 7 होते हैं। जो संबोधन है उसे कारक में नहीं गिनते क्योंकि वो संबोधन में आता है। जैसे हे राम, तो उसका कोई इतना महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी इसको याद रखना, दिमाग में रखना बहुत ही आवश्यक है। अब कारक पढ़ते हैं। सबसे पहला कारक है कर्ता, उसके बाद कर्म, तीसरा करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब ये तो हुए कारक। अब आखिर ऐसे के कौन से चिन्ह हैं, ऐसे कौन से सिंबल है इनके, जिनके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। तो चलिए, आपको याद भी होगा, एक बार दोहरा लेते हैं अपन। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में, पर, और संबोधन हे अरे। अब ये तो हो गया हमें याद, लेकिन आखिर ऐसे कौन से वाक्य हों, क्योंकि बिना वाक्यों के हम इसे समझ नहीं सकते। वाक्य बहुत जरूरी है। आप किसी सामने जाकर बैठ गए, चुपचाप उसे बैठ के देखते रहो, क्या होगा, समझेगा सामने वाला? नहीं समझेगा ना। तो उसके लिए क्या बोलना पड़ेगा, हमें वाक्य बोलना पड़ेगा। उसके अंदर क्या होगा, क्रिया होगी, तो हो जाएगा हमारा कारक। अब देखिए पहचान, कर्ता की पहचान क्या है, किसने, कौन, किसने और कौन। उसके बाद है क्या, किसको, कहां, किसके अंदर आएगा, कर्म के अंदर। फिर करण में आएगा किससे, किसके द्वारा। आगे है संप्रदान, किसके लिए, किसको। आगे अपादान, कहां से। संबंध, किसका, किसके, किसकी। और हो जाएगा अपने अधिकरण, वो हो जाएगा किसमें, किस पर, कहां। ये हो गया पूरा अपने कारक। अब वाक्य के माध्यम से इसको हम समझते हैं, क्योंकि बिना वाक्य के समझ नहीं सकते। जो हमारा 4th पार्ट था, 4था वीडियो, उसमें था पद परिचय। उस पद परिचय में हमने सब देखा है, वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, वो भी आपको सब साथ साथ याद रखना है। अब वाक्य में प्रयोग करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन कर्ता। कर्ता क्या स्वतंत्र होता है, वो सेल्फ, स्वयं कार्य करता है। तो मां ने खाना बनाया, कर्ता ने, मां ने, यहां पे देखो नीचे निशान कर रखा है, ने है, किस कारक में आएगा, तो कर्ता कारक में आएगा। तो मां क्या हो जाएगी इसमें, कर्ता हो जाएगी। क्यों कि खाना बनाया, किसने बनाया, तो मां ने बनाया। काम करने वाला कौन है, मां है। तो काम करने वाला, क्रिया को करने वाला कौन होता है, कर्ता होता है। तो हो जाएगा हमारा कर्ता। दूसरा है हमारा कर्म। देखिए पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस का कर्म क्या है भाई, पुलिस क्या करेगी, चोर को पकड़ेगी। जो डकैती करते हैं, जो आतंकवादी, उनको तो पकड़ेगी ना। ऐसे तो है नहीं कि जो घर में बैठा उसको लेके चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो पुलिस का काम क्या है कि चोर को पकड़ा। अब देखो चोर को, कर्म को, कर्म में क्या आएगा, को आएगा। अगर किसी भी वाक्य में को आ रहा है तो हो जाएगा हमारा कर्म कारक। तो पुलिस ने चोर को पकड़ा, यहां पे कर्म क्या किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा एक कर्म हो रहा है। क्या कर्म हो रहा है, पकड़ने का कर्म हो रहा है चोर को। ओके। तीसरा हमारा करण से, के द्वारा सहायता होती है। क्या होती है उसमें, सहायता। हो गया राधिका गुड़िया से खेलती है। अब राधिका कर्ता हो गई, गुड़िया क्या हो गया, कर्म। कौन सा कर्म, अपने करण कारक। कैसे, गुड़िया से खेलती है, क्या था, से के द्वारा, यानी गुड़िया के द्वारा खेलती है। अगर गुड़िया नहीं होगी तो राधिका किससे खेलेगी। तो जहां पर भी
पास में हो रहा है, संबंध हो रहा है जहाँ पर भी। राधिका गुड़िया से खेलती है तो गुड़िया के द्वारा खेलती है, तो हो जाएगा हमारा करण कारक। आगे है हमारा संप्रदान के लिए। कैसे? कुछ खाने को चाहिए। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो को लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे संप्रदान के लिए लिखा है, कैसे पता चलेगा? तो देखिए वाक्य को ध्यान से देखिए, कुछ खाने को चाहिए नहीं, कुछ खाने के लिए चाहिए, को कैसे होगा? लेकिन ये को भी किसका बोध करवाएगा? के लिए का ही बोध करवाएगा। परीक्षा में बहुत बार ऐसे पूछा जाता है, जो कोई बड़ी छोटी क्लास हो, कि कुछ खाने को चाहिए, तो ये हमें आगे से ध्यान रखना पड़ेगा कि वाक्य कैसे बनेगा। कुछ खाने के लिए चाहिए, तो क्या होगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। इस को का आपको खुद को नॉलेज रखना पड़ेगा। कब होगा? जब आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो कुछ खाने के लिए चाहिए। आगे है हमारा 5वां, देख लीजिए, अपादान से अलग होना। सांप से सब डरते हैं। देखो यहाँ पे संबंध नहीं है, दूर हो रहा है। अलग, दूर मतलब दूर, कैसी दूरी कैसे हो रही है कि सांप से, सांप अलग हो गया, हम क्या हो गए उससे दूर, लेकिन क्या है? सब डरते हैं। जैसे विद्यालय से सब घर जाते, तो विद्यालय से क्या हो रहा है? हमारा विच्छेद हो रहा है। कहाँ के लिए? घर के लिए। बाजार से घर आते हैं, तो बाजार से मतलब हमारे क्या हो रही है? दूरी हो रही है। तो जहाँ पर भी दूरी होगी वहाँ पे क्या आएगा? हमारा अपदन कारक आएगा। छठा है हमारा संबंध का के की। सुरेश का भाई कमलेश है। देख लीजिए, सुरेश और कमलेश में क्या है? संबंध है। किसका? भाई का। तो का आ गया, जहाँ पे का के की रा रे री आएगी वहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा संबंध कारक हो जाएगा। आगे है हमारा अधिकरण में पर। शेर गुफा में रहता है। मैं क्या हो गया? हमारा अधिकरण कारक हो गया। शेर गुफा में रहता है। क्लियर? अब अपन और दूसरे उदाहरण भी देखते हैं, जैसे कि घर पर बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो कहाँ पे? घर पर। तो जहाँ पर भी मैं और पर आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। अंत में हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तो ये सामान्य सा है, आपको इसको सिर्फ याद रखना है, कुछ भी नहीं करना है। तो हमारा लिंग, वचन और कारक पूरे हुए। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसके अंदर आपको पुस्तक के माध्यम से, किताब के माध्यम से समझाया जाएगा कि जितने टॉपिक हमने पढ़े हैं वो टॉपिक कहाँ कहाँ कौन कौन से पेज पर है, वो किताब आपको लानी है और उसके अंदर जो पेज नंबर आपको बताए जाते हैं उसके अनुरूप सारे प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। तो मिलते हैं आगे के वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।